हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी? हमने सेल कंप्लीट कर लिया है और बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिया है और मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है और इसमें बायोमॉलिक्यूल्स के सारे वीडियोस और सेल के वीडियोस आपको ईजिली वहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीज़न। ठीक है, हम सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का देखेंगे टॉपिक इसमें। और देखिए, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेल डिवाइड कैसे करती है, सेल डिवीज़न करने की ज़रूरत क्या है सेल को, और सेल साइकिल होती क्या है, पहले ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सेल डिवीज़न के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बना लेती है। एक सेल डिवाइड होगी और दो सेल बना लेगी। ठीक है, अब इस सेल से दो सेल बनाने के बीच में जो भी प्रोसेस होती है, जिन भी प्रोसेस से ये सेल गुजर रही है, वो सारा हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के अंदर। ओके, तो अब हम देख लेते हैं पहले कि सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्या है, सेल डिवाइड करती क्यों है। ये मान लीजिए कि ये एक सेल है। ओके, अब सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, और ये छोटी सेल को तो ईजिली कंट्रोल कर लेता है। सेल क्या, पूरा सेल का पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस के ऊपर ही होता है, न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है पूरी सेल को। अब ये सेल जो है वो एब्जॉर्प्शन तो करेगी, कोई भी सेल है बॉडी की, न्यूट्रिशन करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी। जब न्यूट्रिशन होगा तो एब्जॉर्प्शन तो होगा। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, सेल में ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ करेगी तो सेल कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, सेल लार्ज हो गई। अब सेल लार्ज हो गई, लेकिन न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस कांस्टेंट है, वैसा के वैसा ही, उतना ही बड़ा है न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो बढ़ गया, सेल बड़ी हो गई, इसका मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ है, बट न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो इससे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर जाती है। सेल क्या करेगी, ये सेल दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। ठीक है, ताकि न्यूक्लियस भी, पहले क्या होगा, सेल डिवाइड करने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस दो बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगी, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और सेल भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, साइटोप्लाज्म इंक्रीज इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता रहता है और सेल में ग्रोथ होती रहती है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, व्हेन ए सेल ग्रो देन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज डिस्टर्ब। जब सेल ग्रो करती है तो क्या होगा, न्यूक्लियस बड़ी सेल हो जाएगी, तो न्यूक्लियस का कमांड उस सेल पे नहीं रह जाता है, और क्या हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो जाता है। देखिए, जब सेल मतलब लार्ज हो गई, तब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये ऊपर वाला जो है एन, न्यूक्लियस, और नीचे साइटोप्लाज्म, इनका रेशियो कैसा होगा, घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो छोटा रह गया बट साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसा हो गया, घट गया, क्योंकि सेल बड़ी हो गई तब, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल डिवाइड कर जाएगी। अगर मैं इसका उल्टा लिख दूं कि साइटोप्लाज्म को ऊपर लिख दूं और न्यूक्लियस को नीचे लिख दूं, तब क्या होगा, इसे इंक्रीज दिखाएंगे हम, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ गया है ना, और न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस तो उतना ही है, कांस्टेंट है। इसलिए अगर सी और एन, साइटोप्लाज्म ऊपर है, न्यूक्लियस नीचे है, तो इंक्रीज दिखाएंगे हम, और न्यूक्लियस ऊपर लिखा है और साइटोप्लाज्म नीचे है, यानी कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दिखाएंगे, तो उसमें दिखाएंगे डिक्रीज होता है, तब सेल क्या होती है, डिवाइड करती है। ओके, समझ में आया, आगे देखिए। उसके बाद ये देखिए, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट्स देयर लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं
जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, वो क्या करते हैं, वो एक सेल से बने हैं, किससे, जाइगोट से बने हैं। हम भी, हमारी पूरी बॉडी, इतने बड़े तो हम हो गए, लेकिन सबसे पहले जब हम मदर के वुम्ब में थे तो सबसे पहले हम क्या थे, एक सेल थे, एक सिंगल सेल थे, दैट इज जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, सबसे पहले हम क्या थे, जाइगोट थे। जैसे कि स्पर्म मेल से और ओवम फीमेल से। ठीक है, स्पर्म और ओवम मिले आपस में, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद जाइगोट बना। स्पर्म और ओवम के मिलने से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब हमें यह पता है कि स्पर्म और ओवम हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। जो हैप्लॉइड होता है उसे हम क्या लिखते हैं, एन, और जो डिप्लॉइड होता है उसे हम लिखते हैं 2n। तो यहाँ पे स्पर्म में देखिए, हमें पता है कि बॉडी की हर एक सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, है ना। अब 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन स्पर्म में अगर हम बात करें तो पेयर नहीं होंगे, केवल 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि ये कैसा है, हैप्लॉइड है, n इज इक्वल टू 23। ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ओके, अब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो n और n मिलके क्या बन गया, 2n। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, और स्पर्म और ओवम कैसे थे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड थे, दोनों का मिलन हुआ, बन गया डिप्लॉइड, मतलब जाइगोट बन गया। ठीक है, 23 और 23 क्रोमोसोम आपस में मिलकर क्या बना लिए, 46 क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, अब ये जाइगोट जो है, ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। सेल है अभी तो ये स्टार्टिंग में एक सिंगल सेल होती है ना ये, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। जब ये डिवीजन होगा इसमें, तो ये एक सेल से 2 सेल बनाएगा, 2 सेल से 4 सेल्स बनेंगी, 4 सेल से फिर 8 सेल बनेंगी, 8 सेल से मिलियंस ऑफ सेल्स बन जाएंगी, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनकर तैयार होती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी किससे, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। बट अगर हम कहें कि स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारी जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है, एक सेल से, जो कि क्या था, जाइगोट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या थे, एक सेल थे, जाइगोट, उसमें क्या हो के डिवीजन हो के सेल ने डिवीजन कर करके क्या बना दिया, हमारी पूरी बॉडी तैयार कर दी। समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम सेल साइकिल के बारे में समझते हैं। एक सेल साइकिल, ह्यूमन सेल की बात करूं अगर मैं, ह्यूमन सेल जो है वो, उसकी एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं। ओके, 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड हो जाती है सेल साइकिल के दौरान। अब सेल साइकिल में 2 फेज आते हैं, ध्यान रखना है आपको, नॉन डिवाइडिंग फेज एंड डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इंटरफेज भी कहते हैं, और प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ओके, और डिवाइडिंग फेज को एम फेज कहते हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज रेस्टिंग फेज को कह दिया, बट एक्चुअल में यहाँ पर रेस्ट नहीं कर रही होती है सेल। सेल अगर इंटरफेज में पहुंच गई, नॉन डिवाइडिंग फेज को इंटरफेज भी कहते हैं ना, तो इंटरफेज में सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए। डिवीजन तो कहाँ होगा, एम फेज में जाकर डिवीजन होगा, डिवाइडिंग फेज में होगा, बट यहाँ पे इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है डबल होने के लिए, क्या होने के लिए, डिवीजन के लिए। ठीक है, और जो ये इंटरफेज है वो, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, 23 आवर्स तो इसमें ही लग जाते हैं, मोर देन 95% टाइम इसी में ही लग जाता है। ठीक है, 5% से भी कम टाइम लगता है किसमें, एम फेज में, डिवाइड होने में। सेल डिवाइड तो फटाफट से हो जाती है, 1 घंटे में डिवाइड हो जाती है, बट 24 आवर्स में से 23 आवर्स जो हैं वो किस में लगते हैं, हमारी सेल को प्रिपेयर होने में लगते हैं डिवाइड होने के लिए। मतलब इंटरफेज हमारी कैसी है, 23 आवर्स की है, 95% टाइम इसी फेज में हमें लगता है, किसमें, इंटरफेज में, जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज, रेस्टिंग फेज या प्रिपरेटरी फेज कहेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए,
अब इंटरफेज में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें तीन स्टेजेस आती हैं, G1S G2, G1 S G2। और इसमें जो M फेज है, डिवाइडिंग फेज, इसमें क्या होगा, जाकर जब इसमें M फेज में सेल पहुंच जाएगी, मान लीजिए ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो सेल जब इसमें पहुंच जाएगी एम फेज में, तो सबसे पहले एम फेज में होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर सेल अलग अलग हो जाएगी। साइटोप्लाज्म सेल मतलब सेल का डिवीजन बाद में होगा, पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसको भी। ये देखिए एम फेज में क्या होता है, अगर यहाँ पे जो एम लिखा है वो उसे हम माइटोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मियोसिस के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ एम का मतलब माइटोसिस भी होता है, मियोसिस भी होता है। ठीक है, तो अगर सोमेटिक सेल्स हैं बॉडी की, अगर सोमेटिक सेल्स में डिवीजन हो रहा है, अगर सेल क्या है जो डिवाइड करने वाली है वो सोमेटिक सेल्स है, तो उसमें माइटोसिस होगा। और अगर जर्माइनल सेल है तो वहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, जर्माइनल सेल कौन सी होती है, जैसे स्पर्म बनाने वाली सेल, ओवम बनाने वाली सेल, ये जर्माइनल सेल्स होती हैं। जैसे ओवरी की जो एपिथेलियम होती है वहाँ की जो सेल्स होंगी वो उसमें मियोसिस होगा। और टेस्टिस की जो एपिथेलियम होगी जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर भी मियोसिस होगा। तो जो भी जर्माइनल सेल होंगी, ह्यूमन बॉडी में केवल 2 जगह मियोसिस होता है, केवल कहाँ, ओवरी में और टेस्टिस में। बाकी सभी सेल्स में चाहे कोई भी सेल्स हो वहाँ पर माइटोसिस होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, माइटोसिस इज ए इक्वेशनल डिवीजन बट मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। यहां पे बस इतना ध्यान रखिए, आगे मैं बताऊंगी कि इक्वेशनल डिवीजन कैसे है ये और मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन कैसे है, आगे बताती हूं मैं। आगे देखिए, ये है हमारी सेल साइकिल। ठीक है, ये है हमारी सेल साइकिल। सेल साइकिल में देखिए G1 S G2 और ये रहा M। यहां से लेके यहां तक, पहले मान लीजिए ये कोई सेल को डिवाइड होना है और सेल एंटर करेगी सेल साइकिल में, तो वो एंटर करेगी कहां से, G1 फेज में एंटर करेगी। G1 फेज में एंटर कर लिया सेल ने, अब ये कहां पहुंचेगी, S फेज में जाएगी। फिर S फेज से कहां जाएगी, G2 फेज में जाएगी। G2 फेज से M फेज में जाएगी। ठीक है, M फेज कंप्लीट करने के बाद ये सेल हो जाएगी दो पार्ट्स में डिवाइड, मतलब ये एक सेल के 2 सेल बन जाएंगे। समझ में आया आपको, G1S G2M। सेल साइकिल हमेशा ऐसे चलेगी, ये सेल साइकिल हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, कभी भी उल्टी सेल साइकिल नहीं चलेगी। G2S G1 कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा G1S G2M, G1S G2M, ऐसे ही सेल साइकिल चलेगी। सेल साइकिल यूनिडायरेक्शनल होती है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब हमने देखा कि G1S G2 ये तीनों फेज मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए, बट डिवीजन नहीं होता है सेल का। सेल का डिवीजन कहाँ होता है, एम फेज में। ये है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज छोटा सा है, एम फेज, जहां पर सेल अपने आप को डिवाइड करती है। सेल डिवाइड होगी एम फेज में, और बाकी G1S G2 में केवल प्रिपरेशन होगी सेल को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब प्रिपरेशन क्या होती है, देखिए अगर एक सेल से हमें 2 सेल बनानी है, 2 सेल डिवीजन हो रहा है एक सेल का और 2 सेल में बट रही हैं वो, तो उसके अंदर, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं सारे ऑर्गेनल्स भी डबल होंगे, सबका डुप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूं मैं, जैसे मेरे पास एक पेपर है और मुझे वो उस पेपर में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मुझे 2 बच्चों में उसे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मैं उस पेपर को फाड़ के तो दूंगी नहीं,
फाड़ के अलग अलग दो पार्ट करके तो दूंगी नहीं उन दोनों लड़कों को, मैं उसे फोटोकॉपी कराऊंगी ताकि वो इंफॉर्मेशन दोनों पेजेस में आ जाए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी पेपर को, यही तो काम करूंगी। ऐसे ही सेल अगर डिवाइड करती है तो उसके अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स भी, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका भी क्या होना चाहिए, डुप्लीकेशन होना चाहिए, डीएनए का डुप्लीकेशन होना चाहिए। और सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, प्लास्टिड हुआ, सेंट्रियोल हुआ, सभी का ही डुप्लीकेशन होना चाहिए। सबका डुप्लीकेशन होगा, उसके बाद सेल डिवाइड करेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये सारी तैयारी किस में चलती है, इंटरफेज में ये सारी तैयारी हो जाती है। सेल का जो भी डुप्लीकेशन वगैरह होना होता है वो सब इसमें हो जाता है। देखिए G1 फेज में सेल ग्रोथ करती है, मैक्सिमम ग्रोथ G1 फेज में सेल कर लेती है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और यहां पर देखिए माइटोसिस, एम फेज में पहुंचने के बाद तो डिवीजन स्टार्ट ही हो जाएगा, तो सारी प्रिपरेशन कंप्लीट G2 फेज में कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद सेल एम फेज में पहुंच जाती है। ओके, समझ में आ गया। आगे चलिए, देखिए अब हम देख लेते हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस क्या है, आई फेज अभी बताया मैंने कि ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, रेस्टिंग फेज है, प्रिपरेटरी फेज है। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेगी, प्रिपरेशन चलती है इसमें सेल को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फेजेस आती हैं, G1, S, G2। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। अब देखिए G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी कहते हैं, गैप 1 फेज भी कहेंगे। और G1 फेज गैप बिटवीन किसके बीच में गैप है, M और S के बीच में गैप है। ये देखिए, यहां से देखिए G1 है। अब मैंने बताया कि सेल साइकिल हमेशा ऐसे चलेगी, G1 S, G2 M, M के बाद G1 आएगा ना। अगर कोई सेल दोबारा से एंटर करना चाहेगी तो वो G1 में ही तो एंटर करेगी, तो इसलिए M के बाद G1 आ रहा है। ठीक है, M के बाद G1 आ रहा है और G1 के बाद S आ रहा है, तो G1 किस किस के बीच में गैप है, M और S के बीच में। S और M नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हम यूनिडायरेक्शनल साइकिल होती है ना, तो हम यही लिखेंगे कि G1 गैप बिटवीन M एंड S। अब M में क्या होता है, M में सेल डिवाइड करती है, S में क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि G1 इज गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। यहां से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से देखिएगा। G1 इज गैप 1 फेज, ठीक है, और इसमें क्या होता है, गैप, ये G1 जो है वो गैप बिटवीन M एंड S। M क्या है, M में जाकर सेल डिवाइड कर देगी, तो सेल डिवीजन कहाँ होगा, M फेज में होगा। इसलिए हम G1 फेज को गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन भी कहेंगे। यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है G1। ओके, अब यहां से देखिए कि G1 क्या है, G1 एक प्री सिंथेटिक फेज है और पोस्ट माइटोटिक फेज है। प्री सिंथेटिक कैसे है, देखिए G1 S से पहले आ रहा है ना, S से पहले आ रहा है, तो ये क्या है, S को सिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब S से पहले आ रहा है G1, इसलिए G1 इज ए प्री सिंथेटिक फेज। M के बाद आ रहा है, इसलिए इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। समझ में आ गया। आगे देखिए, अब हम G2 फेज को समझ लेते हैं हाथों हाथ। यहां पे देखिए G2 फेज क्या है, गैप 2। अब G2 फेज किसके बीच में गैप है, गैप बिटवीन S एंड M फेज। G2 पे आ जाइए, ये G2 फेज, अब साइकिल ऐसे चलेगी ना, तो G2 फेज किस किस के बीच में गैप है, S और M के बीच में गैप है। अब हम क्या लिखेंगे, G2 फेज गैप बिटवीन S एंड M, S एंड M। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। S फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, M फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि G2 फेज जो है वो किस किस के बीच में गैप है, तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के बीच में गैप है। ठीक है, अब G2 फेज को क्या कहेंगे, पोस्ट सिंथेटिक एंड प्री माइटोटिक। S के बाद आएगा पोस्ट सिंथेटिक और M से पहले आ रहा है G2, इसलिए प्री माइटोटिक कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, फिर उसके बाद G1 फेज में देख लेते हैं हम, G1 फेज में क्या हो रहा है।
G1 फेज में क्या होता है? डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सेंट्रियोल। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि सारे ही मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन कहाँ होता है? G1 फेज में हो जाएगा। सारे सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हो जाएंगे G1 फेज में। किस किस को छोड़ के? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और सेंट्रियोल को। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का जो डुप्लीकेशन होगा वो G2 फेज में होगा। इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? G2 फेज में होगा। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? S फेज में होगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और देखिए, अब G1 फेज में ऑल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म्ड इन G1 फेज। इसके बाद G1 फेज के बाद क्या आने वाला है हमारा? S फेज। G1 फेज के बाद सेल कहाँ एंटर करेगी? S फेज में। S फेज में हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला है। डीएनए सिंथेसिस होने वाली है। एक डीएनए से दो डीएनए बनने वाले हैं, दूसरा डीएनए बनने वाला है। तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो प्रोटीन्स चाहिए, जो जो एंजाइम्स चाहिए, वो कहाँ, उसकी सिंथेसिस कहाँ हो जाती है? G1 फेज में हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। अब S फेज देख लीजिए। S फेज को सिंथेटिक फेज कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे इसे सिंथेटिक फेज कहेंगे। और S फेज किस किस के बीच में है? बिटवीन G1 एंड G2। G1 और G2 के बीच में ये प्रेजेंट होता है S फेज। अब यहाँ पे देखिए, S फेज में रेप्लिकेशन किस किस का होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेप्लिकेशन किसका होता है? S फेज में रेप्लिकेशन होगा डीएनए का। अब डीएनए किससे लिपटा होता है? हिस्टोन प्रोटीन से। तो डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी डुप्लीकेशन होगा। किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर किस किस का रेप्लिकेशन होगा? डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, बट साइटोप्लाज्म में किसका रेप्लिकेशन होगा? सेंट्रियोल का। सेंट्रियोल हो, डीएनए हो, हिस्टोन प्रोटीन हो, तीनों का ही रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन S फेज में होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, अगर पूछा जाए कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर। और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर। किस फेज में हो रहा है दोनों का रेप्लिकेशन, तीनों का? तो S फेज में हो रहा है। और सेंट्रियोल हमेशा कब होगा? जब एनिमल सेल होगी तब, क्योंकि सेंट्रियोल केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। आगे देखिए, अब देखिए S फेज में डीएनए तो डबल हो जाएंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, डीएनए तो डबल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होगा। क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। देखिए, जैसे यहां पे समझाती हूं मैं आपको। मान लीजिए ये है एक क्रोमोसोम, यहां पे आ गया 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए। ठीक है, 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए है यहां पर। अब S फेज में आया ये क्रोमोसोम। S फेज में जब आया तो इसने क्या कर दिया? 2 क्रोमेटिड वाला क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया, 2 क्रोमेटिड वाला। अब यहाँ पे 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए इसमें, 2 स्ट्रैंड वाला डीएनए इसमें। डीएनए डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ है। सेंट्रोमियर एक है ना इसमें, और इसमें भी सेंट्रोमियर एक है। हम सेंट्रोमियर के बेस पे देखते हैं कि क्रोमोसोम कितने हैं। सेंट्रोमियर एक है, मतलब क्रोमोसोम एक ही है। ठीक है, क्रोमोसोम नहीं बढ़ा है, केवल डीएनए डबल होता है S फेज में। इस बात को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब G2 फेज देखिए। G2 फेज में क्या होता है? बता दिया है मैंने, सारे ही सेल ऑर्गेनेल्स किस में डुप्लीकेट हो जाएंगे? G1 फेज में, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का डुप्लीकेशन कहाँ होगा? G2 फेज में होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस फॉर सेल डिवीजन। G2 फेज के बाद क्या आने वाला है? M फेज आने वाला है। M फेज में फाइनली सेल डिवाइड करने वाली है। सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, आरएनए की ज़रूरत होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो सब कहाँ सिंथेसाइज हो जाएंगे? G2 फेज में सिंथेसाइज हो जाएंगे। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, देखिए मैंने बताया था आपको कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर बनाती है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन।
अब स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं कि जब क्रोमोसोम को काइनेटोकोर से क्या निकले होते हैं, स्पिंडल फाइबर निकले होते हैं ना, पहले पढ़ा चुकी हूं मैं पिछले लेक्चर में कि काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर निकले होते हैं। स्पिंडल फाइबर ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, G2 फेज में हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा M फेज में जाकर स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा काइनेटोकोर से और ये ऊपर नीचे खींचेगा क्रोमोसोम को, आधा क्रोमोसोम ऊपर खिंच जाएगा और आधा क्रोमोसोम नीचे खिंच जाएगा। ठीक है, आगे हम एम फेज में अच्छे से देखेंगे इसको कि कैसे ये सेपरेट हो जाते हैं आपस में। देखिए आगे, देखिए सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन भी कहाँ हो रहा है, G2 फेज में हो रहा है। आगे ये बनाइए मैंने सेल साइकिल G1S G2M। सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस यही आता है कि सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, क्वेश्चन आया हुआ भी है PYQ में कि सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, फेजेस का स्टेजेस कैसे कैसे हैं, तो इसमें G1S G2M। ओके, कोई सेल, किसी सेल को डिवाइड करना है, वो कहाँ पहुंचेगी, G1 फेज में पहुंचेगी। फिर डिवाइड करने के बाद G1 के बाद ये कहाँ पहुंचेगी, S फेज में पहुंचेगी। G1 फेज में क्या हुआ, सेल अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर लेगी, बड़ा कर लेगी और कहाँ पहुंचेगी, S फेज में पहुंचेगी। S फेज में क्या होगा, DNA का रेप्लिकेशन होगा, अगर वो एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन होगा। ये सब का काम कहाँ होगा, S फेज में हो जाएगा। अब सेल कहाँ पहुंचेगी, G2 फेज में पहुंचेगी। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएगी, इस स्पिंडल फाइबर के लिए चाहिए ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा उसका, मोस्ट ऑफ RNA वगैरह बन जाएंगे, यहाँ पे अमाइनो एसिड वगैरह बन जाएंगे और ये कहाँ पहुँच जाएगी, फिर सेल M फेज में पहुँच जाएगी। M फेज कंप्लीट करने के बाद सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, इंटरफेज कंप्लीट कर चुके हैं हम। इंटरफेज में हमने क्या क्या देखा, G1S G2, 3 फेजेस आती हैं G1S G2, जिसमें सेल क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन करने के लिए। अब हम फाइनली देखेंगे M फेज, जिसमें पहुंचकर सेल अपने आप को डिवाइड कर ही लेगी। सेल का डिवीजन M फेज में हो जाता है। देखिए कैसे, M फेज माइटोसिस होगा, किसमें, अगर सेल सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस होगा और जर्मिनल सेल है तो मियोसिस होगा। M फेज जो है वो ही क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। यहीं पर ही क्या होगा, अलग अलग सेल होगी, इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक फेज यही है। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं, उनका रीऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा, M फेज में ही होगा। आगे देखिए, M फेज में सबसे पहले क्या आएगा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा। सेल डिवाइड कर, जब सेल का डिवीजन होगा तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सेल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन बाद में होगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 फेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। पी मैट से भी आप याद रख सकते हैं, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये किसके फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस के। न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए इतने फेजेस से गुजरना पड़ेगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखिए कैरियोकाइनेसिस में जब सेल कैरियोकाइनेसिस में एंटर कर जाएगी तो सबसे पहले आएगी प्रोफेज, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है। सबसे लंबी फेज इन चारों में से क्या है, प्रोफेज, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज क्या है, एनाफेज। ठीक है, अब मेटाफेज देख लीजिए। मेटाफेज में क्या होता है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी कैरियोटाइप या मॉर्फोलॉजी। अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी देखनी है कि क्रोमोसोम के कितने नंबर हैं और क्रोमोसोम किस टाइप का है, तो उसके लिए ये बेस्ट स्टेज है मेटाफेज। मॉर्फोलॉजी से याद रखिए, M से
मेटाफेज में भी आ रहा है एम और मॉर्फोलॉजी में भी एम आ रहा है। तो मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को हम बहुत अच्छी तरीके से किस में देख सकते हैं, तो मेटाफेज में देख सकते हैं। ठीक है। एनाफेज, एनाफेज बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एनाटॉमी के लिए, यानी कि क्रोमोसोम की शेप को देखने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, तो एनाफेज। ठीक है। और एनाफेज में ही क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। और टीलोफेज, टीलोफेज जस्ट रिवर्स टू प्रोफेज, जस्ट रिवर्स है किसका, प्रोफेज का। प्रोफेज में जो जो होगा उसका बिल्कुल रिवर्स होगा टीलोफेज में। ओके। आगे देखिए साइटोकाइनेसिस। आज मैं ये केवल इंट्रोडक्शन करा रही हूँ कि हाँ किसमें क्या क्या चीजें हैं। इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा तो कल मैं जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि माइटोसिस में क्या क्या हो रहा है, मियोसिस में क्या क्या हो रहा है, क्योंकि आप ये इंट्रोडक्शन क्लास समझे हुए होंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। साइटोकाइनेसिस में देखिए क्या है। साइटोकाइनेसिस अगर एनिमल सेल है तो बाय सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड के द्वारा एनिमल सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सेल फरो मेथड कैसे, देखिए ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है। यहां से क्या होगा, फिर यहां से सेल अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और ये एक सेल से दो सेल बन जाएगी। तो बाहर से अंदर की तरफ मतलब पेरीफेरी टू सेंटर, सेंटर की तरफ, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ हो रहा है ना, तो इसे सेंट्रीपीटल कहते हैं, सेंट्रीपीटल। अब ये बस यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बताइए एनिमल सेल कैसे डिवाइड होती है, तो आपको याद रखना है सेल फरो मेथड और सेंट्रीपिटल। अब प्लांट सेल कैसे डिवाइड करती है, तो प्लांट सेल सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड या सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल कैसे, देखिए बताती हूं मैं। जैसे कि यह है एक प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में बीच में जब कंप्लीट होते होते आ जाती है एम फेज तक आ जाती है सेल, तो उसमें स्पिंडल फाइबर, कुछ स्पिंडल फाइबर बीच में पड़े रहते हैं, डिग्रेड हुए हुए स्पिंडल फाइबर पड़े रहते हैं। अब इसमें गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट जोड़ते 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 ऐसे पेरीफेरी तक लेके जाते हैं, सेंटर से पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी तक लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बन गई, इससे एक दीवार बन गई, वॉल बन गई, सेल वॉल बन गई। तो ये सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है इससे। ठीक है। और ये जो बीच में स्पिंडल फाइबर डिग्रेड हुए हुए पड़े रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। तो आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रेगमोप्लास्ट किससे रिलेटेड है, तो प्लांट सेल के डिवीजन से रिलेटेड है। ये नाम याद रखिएगा आप, फ्रेगमोप्लास्ट किससे रिलेटेड है, प्लांट सेल से रिलेटेड है। ठीक है। और ये बाहर से क्या हो रहा है, अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन हो रहा है ना, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। आगे देखिए, अब यहां देखिए, अब एक सेल है, सेल ने जब आई फेज, इंटरफेज में आई है सेल, इंटरफेज में क्या होता है, सेल अपने आप को ग्रोथ करती है ना, ग्रो करेगी, बड़ी होगी सेल, उसके सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो ये सेल क्या हो गई, आई इंटरफेज के बाद, आई फेज के बाद ये लार्ज हो गई, हो गई। अब फिर ये एंटर करेगी एम फेज में, मतलब डिवीजन फेज में एंटर किया इसने। अब ये सेल क्या हो गई, दो सेल में डिवाइड हो गई, दो सेल में डिवाइड हो गई। अब ये सेल फिर से, जो ये नई सेल बनी है, ये फिर से कहाँ जाएगी, इंटरफेज में जाएगी। इंटरफेज में गई तो ये फिर से डिवाइड फिर क्या करेगी, अपने आप को ग्रो करेगी और यहाँ पर ये लार्ज हो जाएगी। लार्ज होने के बाद फिर एम फेज आएगा, एम फेज में फिर ये क्या करेगी, डिवाइड होकर दो सेल में बढ़ जाएगी। ऐसे ही ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी कि अगर इंटरफेस से गुजरी सेल तो वो क्या करेगी, अपने आप को बढ़ाएगी, थोड़ा उसमें ग्रोथ होगा और वो बड़ी हो जाएगी। अब फिर उसके बाद एम फेज में आएगी, एम फेज में इसका सेल का डिवीजन हो जाएगा और एक सेल दो सेल में टूट जाएगी। यहां से देखिए आई एम, आई एम। अब यहां पर देखिए इंटरफेज के बाद एम फेज आ रहा है,
फिर आई फेज, फिर एम फेज। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि आई फेज जो है वो बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, दो एम फेज के बीच की फेज है क्या, आई फेज। ऐसे ही एम फेज को हम कह सकते हैं कि जो एम फेज है वो दो इंटरफेज के बीच की स्टेज है। अब आगे देखिए, अगर मैं इस आई फेज को और खोल के लिख दूं, आई फेज में हमने क्या पढ़ा, G1 S G2, तीन फेजेस आ रही थी तो मैंने आई फेज की जगह लिख दिया G1 S G2, फिर उसके बाद M की जगह M ही लिख दिया। अब दूसरा वाला जो I है उसकी जगह फिर से लिख दिया G1 S G2, फिर दूसरे वाले M की जगह M लिख दिया। तो ये ओपन फॉर्म हो गई इसकी। अब यहां पर जो S है, क्या हमें S को क्या कह सकती हूँ कि ये किसके किसके बीच है, G1 और G2 के बीच में S फेज है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं। और यहां पर जो M फेज है वो किस किस के बीच में है, G2 और G1 के बीच में है। ठीक है, अब G1 जो ये है, G1 का भी इससे पता लगा सकते हैं कि ये M और S के बीच में है, यहां से भी बना लेंगे आप। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ पे सेल साइकिल का ड्यूरेशन दे रखा है कि ई कोलाई में, अगर ई कोलाई सेल है यानी कि बैक्टीरिया है, तो ये कितनी देर में सेल डिवाइड हो जाएगी, 20 मिनट लगते हैं ई कोलाई को डिवाइड होने में। और यीस्ट, अगर यीस्ट है तो 90 मिनट लगेंगे, यानी कि 1.5 घंटा लग जाएगा। और ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल कोई सी भी है तो वो 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है, 24 घंटे लगते हैं उसे डिवाइड होने में। अगर हार्ट सेल और न्यूरॉन की बात करेंगे, न्यूरॉन मतलब नर्व सेल की बात करेंगे, तो वो कभी भी डिवाइड नहीं होती। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी हार्ट सेल होती है और नर्व सेल होती है वो डिवाइड नहीं करती। इसलिए अगर हार्ट सेल और नर्व सेल में डैमेज हो गया तो जान को खतरा आ जाता है, क्योंकि वहां की सेल डिवाइड नहीं कर सकती ना, अपने आप को रिकवर नहीं कर सकती। तो इसलिए ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और देखिए, लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वो 3 से 4 दिन में वहां की सेल डिवाइड कर करके बनाती रहती हैं, यानी कि एक हफ्ते में 2 बार स्टमक की लाइनिंग प्रिपेयर होती हैं। क्योंकि हमें पता है कि हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। अब HCl जो स्टमक की वॉल होती है उसको डैमेज करता रहता है, वॉल को, लाइनिंग को डैमेज करता रहता है। इसलिए एक हफ्ते में स्टमक की 2 बार लाइनिंग प्रिपेयर होती हैं। कैसे, सेल डिवाइड कर करके ये बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब ये मैंने सेल साइकिल बनाई है, इसमें देखिए G1 S G2 M, 4 फेजेस बताई मैंने। अब 4 फेजेस में यहां पे देखिए G1 S G2 तक क्या है, इंटरफेज है। अब जाके लास्ट में जो डिवाइडिंग फेज है उसे क्या कहते हैं, एम फेज कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और जो एम फेज है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा। न्यूक्लियस के डिवाइड करने के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म डिवाइड करने को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। पहले कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जिसके बाद सेल डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, और सेल एंटर कहां करेगी, अगर किसी सेल को डिवाइड होना है तो वो एंटर करेगी G1 फेज से। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सेल को डिवाइड तो करना है, वो एंटर G1 फेज में कर गई, और मान लीजिए बीच में कोई सेल यहां तक डिवाइड तो कर गई। अब किसी सेल का मन नहीं है बार बार डिवाइड करने का, सेल बार बार डिवाइड होती रहती हैं वैसे, लेकिन किसी सेल को डिवाइड नहीं करना है और वो परमानेंट होना चाह रही है, परमानेंट काम करना चाह रही है, तो क्या होगा, वो G0 फेज में चले जाएगी, एग्जिट कर देगी सेल साइकिल को। एग्जिट कर दिया इसने, G0 फेज में चली गई। G0 फेज को आपको याद रखना है कि इसे क्विसेंट फेज भी कहते हैं। G0 फेज को क्विसेंट फेज कहते हैं। अब ये G0 फेज इनएक्टिव फेज होता है। यहां पर जो है सेल साइकिल यहां पर एग्जिट तो कर देगी सेल, इनएक्टिव फेज है ये, लेकिन यहां पर जो सेल होगी वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। यानी कि अगर वो सेल दोबारा इस सेल साइकिल में आना है उसे, तो वो री एंटर कर सकती है। ये नहीं है कि हाँ वो डेड हो गई है, डेड नहीं हुई है, वो सेल अभी लिविंग है। G0 फेज में जो सेल गई है वो अभी लिविंग है, अगर दोबारा आना है तो वो दोबारा आ सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, मैंने लिखा है यहां पर कि G1 फेज में क्या क्या होता है। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव,
जीवन फेज में सेल कैसी होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, और जीवन फेज में ही सेल की क्या होगी, मैक्सिमम ग्रोथ हो जाएगी, अपने आप को सेल बड़ा कर लेगी। ठीक है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, जीवन फेज में ही हो रहा है। अब प्रोटीन्स क्या है, मैक्सिमम एंजाइम्स, मैंने कहा था कि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स का फॉर्मेशन भी कहाँ हो जाएगा, जीवन फेज में हो जाएगा। और आरएनए और अमाइनो एसिड भी कहाँ बन जाएंगे, जीवन फेज में बन जाएंगे। एटीपी भी, फॉर्मेशन एटीपी का कहाँ हो जाएगा, जीवन फेज में हो जाएगा, क्योंकि आगे जो सेल डिवाइड करने के लिए बहुत सारी एटीपी की जरूरत पड़ेगी ना, तो उस एटीपी का फॉर्मेशन भी कहाँ हो जाता है, जीवन फेज में ही हो जाता है। और सेल्स डिवीजन करने के लिए जो डिसीजन लेना होता है सेल को, वो भी जीवन फेज में ही होता है। जीवन फेज इसीलिए बहुत लंबा होता है, अकेला 11 घंटे का जीवन फेज ही होता है। ठीक है, अब सेल जो है जीवन फेज को कंप्लीट कर लेगी ना, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब सेल कहां, एस फेज में एंटर करेगी। एस फेज में क्या क्या होता है बता चुकी मैं, क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, और डीएनए का एक डीएनए से 2 डीएनए की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक है, फिर हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पे बन जाएगा, और डीएनए से पैकेजिंग हो जाएगी हिस्टोन प्रोटीन की। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेल कहां पहुंचेगी, G2 फेज में पहुंचेगी। G2 फेज में भी सेल की ग्रोथ होगी, ऐसा नहीं है कि सेल ग्रोथ केवल इसी में हो जाएगी जीवन फेज में। जीवन फेज में मैक्सिमम सेल ग्रोथ करती है, बट कुछ थोड़ी बहुत सेल ग्रोथ G2 फेज में भी होती है। ठीक है, अब मैंने बताया कि जीवन फेज में मोस्टली सेल ऑर्गेनेल्स क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर जाएंगे, बट एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो डुप्लीकेट करेंगे वो कहां करेंगे, G2 फेज में करेंगे। ठीक है, अब देखिए G2 फेज के बाद हम कहां पहुंचने वाली है, सेल कहां पहुंचने वाली है, M फेज में पहुंचने वाली है, डिवीजन करने वाली है। तो फिर उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कहां हो जाएगा, G2 फेज में हो जाएगा, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी स्पिंडल फाइबर बनाने में, और स्पिंडल फाइबर बनेंगे, जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे तभी तो वो क्रोमोसोम को पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे पकड़ के, तभी तो क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी। आगे देखिए, आरएनए और अमाइनो एसिड भी कहां, यहीं बन जाते हैं, दोनों फेज में बनेंगे, यहां पे भी बनेंगे, यहां पे भी बनेंगे। आगे देखिए, G0 फेज या क्विसेंट फेज, इसमें देखिए, सम सेल्स ऑफ आवर बॉडी डू नॉट डिवाइड कंटिन्यूअसली। लगातार कुछ सेल्स जो है हमारी बॉडी की डिवाइड नहीं करती हैं, तो वो कहाँ पहुंच जाती हैं, G0 फेज में पहुंच जाती हैं, क्विसेंट फेज में पहुंच जाती हैं। अब वो क्या कर रही हैं, जीवन फेज को तो एग्जिट कर देती हैं, सेल साइकिल के जीवन फेज में से एग्जिट हो जाएंगी, उसे एग्जिट कर देंगी और एंटर कर जाएंगी कहाँ, G0 फेज में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, वो अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं, डेड नहीं हुई है वो सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, डिवाइड नहीं करती हैं, इट इज नॉट डिवाइडिंग नहीं होंगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए कि सम सेल्स आर इन परमानेंट G0 स्टेज। कुछ सेल जो होती हैं वो परमानेंटली G0 स्टेज में चल जाती हैं, जैसे एडल्ट हार्ट सेल एंड न्यूरॉन्स। एडल्ट हार्ट सेल एंड न्यूरॉन्स जो हैं वो परमानेंट G0 स्टेज में चल जाएंगी, दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि अगर हार्ट सेल और न्यूरॉन में डैमेज हो गया तो वो सेल डिवाइड नहीं करती है, इसलिए जान को खतरा हो जाते हैं। आगे देखिए, अब हम थोड़े से PYQ लगाते हैं, आ जाइए। देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, गैप 2 फेज और साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस, G1 फेज। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस फ्रॉम द ऑप्शन। हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अभी मैंने बताया था कि करेक्ट सीक्वेंस से क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, गैप 1 फेज, G1 फेज, फिर उसके बाद अब यानी कि E पहले देख लीजिए, E कहाँ पे आ रहा है, E इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों को कट कर दीजिए। ठीक है, फिर G1 के बाद क्या आता है, S, सिंथेटिक फेज, तो E के बाद C आना चाहिए, हमारा ऑप्शन ऐसे ही लग गया, लेकिन हमें अभी देखना है G1 S, फिर उसके बाद G2
उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी। ओके, आगे देखिए। Among यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। ये तो आप आंख बंद करके भी बता देंगे। आगे बताइए, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल का क्विसेंट स्टेज क्या है, G0 फेज। ठीक है, यहां पर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है। ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब आपको मैच करना है M फेज, G2 फेज, क्विसेंट स्टेज और G1 फेज को। देखिए, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एक्टिव फेज एंड इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन और इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहले देखिए हम लगा देंगे M फेज को, किससे, इक्वेशनल डिवीजन को। तो A का क्या हो गया, 4 हो गया। कहाँ है A का 4, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों को कट कर दीजिए। ठीक है, नीचे वाले 2 हो सकते हैं। अब क्विसेंट स्टेज, देखिए क्विसेंट स्टेज की बात करें, अगर वो स्टेज की बात कर रहे हैं, सेल की बात नहीं कर रहे हैं, क्विसेंट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो वो तो इनएक्टिव फेज है ना। इनएक्टिव फेज है, जो सेल एंटर करेगी वो एक्टिव होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल उसमें एंटर करेगी, बट जो स्टेज है वो तो इनएक्टिव है ना। तो क्विसेंट स्टेज क्या है, इनएक्टिव फेज है। सी का 2, ये रहा, डी आंसर मिल गया हमें। लेकिन ये आगे देख लीजिए आप, अब देखिए माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच इंटरवल देखना है आपको, क्या है। अब ये जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, फटाफट से सेल साइकिल बनाना, G1S G2M। ठीक है, हमें किसके बीच में देखना है, माइटोसिस मतलब M और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब S। M और S के बीच में क्या आ रहा है, G1, तो हमने लगा लिया G1। ठीक है, अब G2 में मोस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। ओके, आ जाइए, अब 5th क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव कहाँ है भैया, एक्टिव है ना, तो इनएक्टिव तो है नहीं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, ये तो सही है, एस फेज में सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता है, ये सही है। तो A इज इनकरेक्ट बट B सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, A सही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। कल हम माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से देखेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिया कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है ना, हमने इंटरफेस देख लिया आज। अब हम माइटोसिस और मियोसिस को अच्छे से देख लेंगे, फिर हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आप पहले इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, तभी आपको माइटोसिस और मियोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।